हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, व्हेन एवर यू वाचिंग मी। एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं हम। तो कल की क्लास में डियर स्टूडेंट्स अपन ने स्पेक्ट्रोस्कोपी की चर्चा की थी और तीसरे क्वेश्चन पे अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी पे बात कर रहे थे। भाई स्पेक्ट्रोस्कोपी में तीसरे क्वेश्चन की बात कर रहे थे। हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, क्यों पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, उसके बाद सिलेबस की बात करेंगे अपन लोग। तो सबसे पहले अपन ने व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी क्लियर हो चुका था। उसके बाद व्हाई वी स्टडी ये भी अपन पढ़ चुके थे, बिल्कुल सही बात है। तीसरे क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहे थे अपन लोग हाउ वी स्टडी पे। किस पे बात कर रहे थे जी? हाउ वी स्टडी पे। इस पे चर्चा चल रही थी और इसके आंसर आप लोगों ने दिया था कि बाय द हेल्प ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड मैटर इसकी बात चल रही थी भाई। तो फिर क्वेश्चन में डेफिनेशन में वर्ड आया था मैटर क्या है, उसको अपन ने डिस्कस किया। उसके बाद अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, इस पे चर्चा चल रही थी भाई। तो अपन ने सारी बात क्लियर कर चुके थे कि ईएमआर होती क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो आपने बोला था कि सर ये कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का, जो कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ये अपने पास थी। फिर उसके अपन ने 7 रीजन्स होते हैं, उन 7 रीजन्स की चर्चा की। कौन कौन से 7 रीजन? RMIVUXY बोले तो लॉन्ग रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, VUXY एक्सरेज और गामा रेज। तो ये अपने पास जनरली 7 रीजन थे। फिर 7 रीजन क्या क्या काम आते हैं, उन रीजन्स के एप्लीकेशन की बात की थी। तो अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी में अलग अलग रीजन्स का यूज होता है जी। तो आइए जहां पे अपन ने कल की बात छोड़ी थी उसी को आगे बढ़ाते हैं कि जब किसी मैटर पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अपन लोग डालते हैं जी, तो क्या होता है यहां से। तो इसके द्वारा स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी जाएगी कि एक्चुअली में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का जब इंटरेक्शन करवाएंगे किसके साथ, मैटर के साथ, तब अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ेंगे। तो ईएमआर जान चुके थे, अब अपन आते हैं वापस से कि जब इंटरेक्शन होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मैटर के साथ में, तो यहाँ पे क्या क्या चेंज होने वाले हैं उसकी अपन चर्चा करेंगे जी। तो मेरी बात समझने की कोशिश करना कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी मैटर के ऊपर इंटरेक्ट होगा तो उस मैटर के यानी एटम्स पे बात करेंगे। तो एटम्स के न्यूक्लियस, मान लो ये एटम है, इस एटम का ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करेगा, न्यूक्लियस के साथ या फिर बोले तो इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो होगा क्या, तो यहां पे ये इस लाइट को ये मैटर या तो एब्जॉर्ब कर सकता है, एब्जॉर्ब करेगा जी, या हमारे पास एमिट करेगा यानी एमिशन, या तो एब्जॉर्प्शन होगा या एमिशन होगा। कहने का मतलब दो चीजें घटना घटे सकते हैं जब अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी मैटर के साथ, मैटर के न्यूक्लियस या इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो यहां पे एमिशन या एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बनता है कि साहब एब्जॉर्प्शन एमिशन क्या होगा। तो कल जो क्लास छोड़ी थी उसके बीच में एक एरो लगा के आप लोग लिखेंगे जी कि बोथ ऑफ, यानी इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर 2 रीजन थे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो अपन क्या लिखेंगे, बोथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इंटरेक्ट विद न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल, देन एज ए रिजल्ट एब्जॉर्प्शन और एमिशन टेक्स प्लेस। बात सही है कि नहीं? अब क्वेश्चन यह है, 2 प्रोसेस आपने बोली, या तो होगा एब्जॉर्प्शन या होगा हमारे पास एमिशन। क्या होगा जी? एमिशन। 2 घटनाएं अपने पास घटित हो सकती हैं। अब एक कंडीशन और कि एब्जॉर्प्शन और एमिशन तब होगा, कंडीशन होनी चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो लाइट आ रही है वो डिस्क्रीट फॉर्म में होनी चाहिए, मतलब क्वांटाइज फॉर्म में होनी चाहिए। क्या बोला मैंने कि जो लाइट आ रही है वो क्वांटाइज फॉर्म में होनी चाहिए, क्वांटाइज फॉर्म में होनी चाहिए, मतलब कि
डिस्क्रीट फॉर्म में, डिस्क्रीट फॉर्म में। और डिस्क्रीट फॉर्म का मतलब टुकड़ों में होनी चाहिए, लगातार एनर्जी इसके ऊपर नहीं आनी चाहिए, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं आनी चाहिए। किस में आनी चाहिए भाई? टुकड़ों में आनी चाहिए कि एक फोटोन आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, इस तरह से। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर काश एनर्जी कॉन्टिन्यूस आ जाए तो क्या होगा? क्योंकि आपने बोला कि क्वांटाइज फॉर्म में होना चाहिए, तो क्वांटाइज फॉर्म में नहीं आके कॉन्टिन्यूस फॉर्म में आ जाए तो क्या होगा? तो आपने आगे चल के अपन बात करेंगे कि जो सिग्नल्स आते हैं ना, अपने स्पेक्ट्रोस्कोप की स्पेक्ट्रोस्कोप में सिग्नल्स निकालेंगे अपन लोग, तो वो सिग्नल्स आएंगे ना, वो ब्रॉड सिग्नल आते हैं। कब? जब आपके पास एक कॉन्टिन्यूस फॉर्म में आ जाते हैं। और जब अपने पास क्वांटाइज फॉर्म में आता है ना, लाइट क्वांटाइज फॉर्म में इंटरेक्ट करती है, तो वहां पे एकदम क्लियर शार्प सिग्नल्स आते हैं। अब ये अपन आगे पढ़ेंगे सिग्नल्स कैसे आते हैं, क्या होते हैं सिग्नल्स, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा जी। बस अभी इतना जानिए कि क्वांटाइज फॉर्म में होता है। अब इस बात से पता चला कि क्वांटाइज फॉर्म में होता है, इसका मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, नहीं एप्लीकेशन होती है क्वांटम मैकेनिक्स की, क्योंकि क्वांटा का फॉर्म आ गया कि नहीं आ गया। तो आप और हम क्या कह सकते हैं? इट इज द एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स की एक एप्लीकेशन होती है क्या? स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक और नई चीज आपके सामने आई कि साहब हमारे पास जो स्पेक्ट्रोस्कोपी अपन पढ़ रहे हैं, ये क्वांटम मैकेनिक्स की एप्लीकेशन है जी। ठीक है, चलिए अब एक और इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात आपको बता दी जाए कि इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझिए और उसका अपन नोट लगा के लिखेंगे, वो समझिए भाई। देखिए नोट डाल के अपन क्या लिखेंगे, पहले समझ लीजिए फिर नोट लिखवा देंगे अपन लोग। क्या होता है? जब एक बीम ऑफ लाइट, ये कोई क्या है? मैटर आपके पास में है जी। जब एक बीम ऑफ लाइट मैटर के साथ इंटरेक्ट होगी तो क्या क्या हो सकता है बताओ? क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है? देखिए एग्जाम्पल, क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं? या तो आने वाली लाइट को इस मैटर क्या कर ले भाई? एब्जॉर्ब कर जाए। एब्जॉर्ब करेगा तो उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन हो जाए। ठीक है क्या नहीं? या फिर हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि बिल्कुल भी एब्जॉर्ब सारे के सारे लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे। बोलो पॉसिबिलिटी है कि नहीं? क्योंकि आपको थोड़ी पता है कि सामने वाला एब्जॉर्ब करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ नहीं, अपने तो पॉसिबिलिटी है। तो या तो रिफ्लेक्शन हो सकता है, लाइट का रिफ्लेक्शन हो सकता है जी, रिफ्लेक्शन हो सकता है, या फिर लाइट का हमारे पास डिफ्रैक्शन भी हो सकता है, डिफ्रैक्शन भी हो सकता है, डिफ्रैक्शन भी हो सकता है, रिफ्रैक्शन भी हो सकता है, रिफ्रैक्शन भी हो सकता है, और अपने पास जनरली एमिशन भी हो सकता है, एमिशन भी हो सकता है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट भी हो सकता है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट भी हो सकता है। तो बहुत सारी घटनाएं यहां पे घटित हो सकती हैं जी। कब? जब एक लाइट इंटरेक्ट करती है मैटर के साथ में, तो आपके पास में क्या क्या घटित हो सकते हैं, नहीं क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं? या तो लाइट एब्जॉर्ब हो सकती है, या रिफ्लेक्शन हो सकता है उसका, या डिफ्रैक्शन हो सकता है, या रिफ्रैक्शन हो सकता है, एमिशन हो सकता है, पॉलीमराइजेशन हो सकता है। बहुत सारे फिनोमेना घटित हो सकते हैं जी से। लेकिन एक अपनी सिलेबस में एक स्पेक्ट्रोस्कोपी, दैट इज मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। कौन सी है? मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए केवल और केवल एब्जॉर्प्शन, केवल और केवल एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ही रेस्पॉन्सिबल है। एब्जॉर्प्शन और एमिशन ही रेस्पॉन्सिबल है। मतलब मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में केवल अपने पास इतनी सारी घटनाओं में से, इतने सारे फिनोमेना में से कौन सा रेस्पॉन्सिबल है जी? या तो एब्जॉर्प्शन चाहिए या अपने को एमिशन चाहिए भाई। आई बात समझ में? तो आपने इस नोट में लिखेंगे अपन लोग, एक बार एरो लगा के लिखेंगे जी। लिखे वैसे आवाज, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज स्ट्राइक ऑन, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज स्ट्राइक ऑन ए पीस ऑफ मैटर, a piece of matter, piece of matter, many changes will takes place, many changes will takes place in both light and matter, in both light and matter,
फॉर एग्जाम्पल अब ये सारे के सारे जो अपने पास चेंजेज हैं वो चेंजेज आपके सामने है जी, ठीक है। जैसे ये लिखा उसके नीचे एक फिर से लाइन लिखेंगे जी, जो मैंने अभी भी लिखवाई है, बट इन मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, बट इन मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी we have to focus on absorption and emission, ठीक है। तो ये बात अपने पास पता चला कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगा तो उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे ये आपको पता चला जी। एक और ज्ञान की बात आपको बता देता हूं, नोट नंबर फर्स्ट तो ये, नोट नंबर सेकंड, चलो इस पर आप स्पेशल नोट डालिए जी, स्पेशल नोट डालिए जो आपको याद रखना है। क्या है? एक मास स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है डियर स्टूडेंट्स, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। वो अपने पास याद रखिएगा, डज नॉट यूज ईएम, डज नॉट यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज नहीं करती है। कौन? मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये अपने पास मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। एक होती है मॉसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक होती है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, दोनों में अंतर है जी। हम एमएससी प्री के सिलेबस में मासबार स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, उसमें तो अपने पास कौन सी आती है? गामा रेज काम आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। लेकिन ये मास स्पेक्ट्रोस्कोपी अलग होती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज ही नहीं करती है भाई। तो मैंने आपको कहा था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में काम आती है, लेकिन एक स्पेक्ट्रोस्कोपी ऐसी भी है जिसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज नहीं होता है। इस बात का आप नोट करेंगे जी। तो इतनी बात आपको पता चली होगी। और लास्ट में मैंने एक बात बोली है कि एब्जॉर्प्शन और एमिशन ही रेस्पॉन्सिबल है मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। तो आइए अब दोनों घटनाओं पे एक बार थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि एब्जॉर्प्शन होगा तो क्या होगा और एमिशन होगा तो क्या होगा। देखिए भाई, समझने की कोशिश करें। अब पहली चीज अपने पास एब्जॉर्प्शन, आइए समझिए एब्जॉर्प्शन का मतलब। देखिए अपने पास समझने की कोशिश करें, यहां पर ग्राउंड स्टेट होता है किसी भी एनर्जी लेवल्स का, इसको ग्राउंड स्टेट के नाम से जानते हैं। और ऊपर वाली जो अपने पास एनर्जी लेवल होती है इसको अपन एक्साइटेड स्टेट के नाम से जानते हैं जी। अब यहां पर कोई भी एटम, कोई मेटल है अपने पास, मॉलिक्यूल है, जो भी अपने पास है, इसको जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसके ऊपर एमिट करवाएंगे जी, ये लीजिए H, तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके, इसमें से एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपनी एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा जी, जिसको M स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे। बात सही है क्या नहीं है? अब एक बात बताओ, अगर ऐसा होगा तो कब कैसे हुआ ये? M था ग्राउंड स्टेट में, इसको आपने क्या दी? H न्यू, और H न्यू देने पर क्या बना? ये अपने पास क्या बना जी? M स्टार। क्या बना? M स्टार। तो इसको अपन जब भी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे इसको अपन बोलेंगे जी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या बोलेंगे इसको? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से जानते जी। बिल्कुल ध्यान से पढ़ना भाई, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। बिल्कुल कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा हूं मैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। दुनिया से पढ़ के चले जाती है कि सिलेबस पूरा करो, लेकिन उसको ये नहीं पता होता स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है एक्चुअली में, इसका इंट्रोडक्शन क्या, इसको पढ़ते क्यों अपन लोग। और पढ़ेंगे तो फिर स्पेक्ट्रा, एक लेबोरेटरी में अगर किसी का मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रा निकालना हो तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी। तो सारी बातें कहने का मतलब आपको जूनियर छोटा साइंटिस्ट बनाने की कोशिश की जा रही है जी। तो देखिए ये अपने पास है। दूसरा केस अपन बात करते हैं, दूसरा केस अपने पास एमिशन होगा तो क्या होगा। देखिए अब एमिशन का मतलब एनर्जी रिलीज करना, एब्जॉर्प्शन का मतलब अपने पास एक्सेप्ट करना जी। देखिए होगा क्या, ये अपने पास उसी तरह से ग्राउंड स्टेट और इसी तरह से हमारे पास ये एक्साइटेड स्टेट, ध्यान से समझना जी, ये अपने पास एक्साइटेड स्टेट। अब इस एक्साइटेड स्टेट में आपके सामने अगर बात की जाए कि M स्टार में एक्साइटेड स्टेट में कोई मॉलिक्यूल एटम पहुंच चुका था मेटल। अब जब आपको पता होना चाहिए कि जैसे एक्साइटेड स्टेट में गया है तो परमानेंट तो ऊपर रहने से रहा, जब उसकी एनर्जी कम हुई तो वापस धड़ाम से नीचे जंप करेगा जी। और जब ये अपनी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में
जंप करता है तो जंप करते समय कुछ एनर्जी रिलीज करता है जी, कुछ एनर्जी रिलीज करता है आपके सामने। तो अपने पास जैसे एनर्जी रिलीज करेगा तो याद रखिएगा एक कॉन्सेप्ट की, जाएगा जब तो एच न्यू लेगा और जब वापस लौटता है ना तो एनर्जी अपन पास इसको क्या बोलेंगे, एनर्जी बोलेंगे जी, एनर्जी बोलेंगे। और एनर्जी यहाँ पे दो फॉर्म हो सकती है, हीट की फॉर्म में भी हो सकती है, आपके पास लाइट की फॉर्म में भी हो सकती है जी। जो आपके पास जैवलॉन्स की डायग्राम वगैरह आपने पढ़ा होगा उसमें कहते हैं कि जब वापस लौटता है तो गारंटी नहीं है कि वो लाइट की फॉर्म में ही आई, वो हीट की फॉर्म में भी एनर्जी रिलीज कर सकता है जी। तो दोनों फेस बनते हैं तो आपके पास बनेगा क्या, देखिए एम स्टार अपने पास कहाँ आया, ग्राउंड स्टेट में, तो एम में आया, प्लस में क्या हुआ जी, एनर्जी आपके पास रिलीज हुई, एनर्जी आपके पास रिलीज हुई, वो डेल की फॉर्म में भी एच न्यू की फॉर्म में भी। तो इसको अपने पास यानी एनर्जी एमिट करते हैं तो इसको अपन बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्लियर है भाई सभी को कि एक्चुअली में एब्जॉर्प्शन होगा तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होगा, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा एनर्जी एक्सेप्ट करके, और अपने पास एमिशन में क्या होगा कि एक्साइटेड स्टेट का मॉलिक्यूल जब ग्राउंड स्टेट में अपने पास जंप करता है तो वहां से कुछ एनर्जी रिलीज करता है जी, और रिलीज का मतलब एमिशन करना, और इसको बोलते हैं अपन लोग एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। आई बात समझ में, बिल्कुल बेसिक लेवल की बातें थी। अरे आप खुद भी सोचिए भाई, जैसे आप सीढ़ियों से चढ़ते हैं तो आपको एनर्जी देनी पड़ती है, और जब ऊपर से जंप करो आप तो आपके पास ही नहीं आ जाते हैं जी, दैट मींस आप एनर्जी रिलीज करते हो। आई बात समझ में। इसी तरह से एब्जॉर्प्शन एमिशन, ये आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो छोटी सी बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि एक्चुअली में स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है तो क्या हो सकता है जी, कैसे कैसे हुआ है। ठीक है, अब लास्ट बस स्पेक्ट्रोस्कोपी की एक बात को समझ लो कि अगर हमें लैबोरेटरी में किसी का स्पेक्ट्रा निकालना हो तो स्पेक्ट्रोस्कोपी निकालने से पहले आपके पास कौन कौन सी जानकारी इकट्ठी होनी चाहिए भाई, उसकी चर्चा आपको और करवा देते हैं एक बार के लिए कि जब अपन स्पेक्ट्रा निकालते हैं तो कुछ बातें आपको याद होनी चाहिए। देखिए, और वो बातें कौन सी हैं समझने की कोशिश करें कि टू इंटरप्रेट द प्रीट ए स्पेक्ट्रा, इस किसी का भी स्पेक्ट्रा निकालने के लिए वी हैव टू कीप थ्री फंडामेंटल आइडिया, वी हैव टू कीप थ्री फंडामेंटल आइडिया इन आवर माइंड, यानी किसी भी मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रा इंटरप्रेट करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमारे माइंड में तीन फंडामेंटल आइडिया होने चाहिए। अगर ये तीन बातें आपको पता नहीं है तो आप स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं निकाल सकते भाई, दैट मींस आप अच्छे वे में सही तरीके से स्पेक्ट्रा डिटरमाइन नहीं कर सकते। आप एरर करोगे, गलतियां करोगे, तो वो आपके पास उन एरर्स को रिड्यूस करने के लिए आप इन तीन बातों को पहले ही पता कर लो। स्पेक्ट्रा निकालने से पहले आपका बिल्कुल रिजल्ट है वो अप्रोक्सीमेट बिल्कुल अपने पास एग्जैक्ट आएगा जी। ठीक है, तो आइए कौन कौन से हैं वो तीन फंडामेंटल आइडिया। सबसे पहला आइडिया अपने पास है जी बोहर फ्रीक्वेंसी कंडीशन। सबसे पहली बात बोहर फ्रीक्वेंसी कंडीशन। नंबर सेकंड आपके पास सलेक्शन रूल, वर्ण नियम जिसको बोलते हैं अपन लोग, पढ़ा होगा छोटी क्लासों में। और तीसरा मेरे पास है जी पॉपुलेशन रेशियो। ये तीन बात आपको समझनी है कि अगर तीन बातें अपन कर ली तो आप स्पेक्ट्रा निकाल सकते हैं। तो एक बार इनको राउट डाउन कीजिए अपनी कॉपी में, उसके बाद अपन वन बाय वन तीनों का डिस्कशन कर लेते हैं हल्का सा। उसके बाद सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे निकलती, सारा इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। तो एक बार आप इतना डिक्टेट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया? चलो सबसे पहले चर्चा करते हैं बोहर फ्रीक्वेंसी कंडीशन। आइए, ये कहता है कि जब अपने पास एक सिस्टम ट्रांजिशन करता है, इसका मतलब समझिए बोहर नाम का साइंटिस्ट ने कंडीशन रखी थी कि जब आप जनरली किसी का स्पेक्ट्रा निकालते हैं, मान लो मेटल का स्पेक्ट्रा निकालोगे तो आप एनर्जी देंगे,
एनर्जी देंगे तो ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो इन्होंने कहा था कि यहां से यहां पहुंचाने में कितनी एनर्जी चाहिए, तो इसके लिए कंडीशन बताई कि जितना इनके बीच गैप होगा ना उतनी इसको एनर्जी चाहिए भाई। कहने का मतलब आपके सामने यहां से यहां जो अपने पास है, जैसे E1 है एनर्जी 1 एनर्जी स्टेट 2, तो यहां से यहां का जो गैप है ना, यहां से कितनी एनर्जी लगेगी, कितनी एनर्जी यहां से अपने को देनी पड़ेगी जी। तो ये अपने पास क्या है, डेल ई चेंज इन एनर्जी बराबर कितना होगा जी, एच न्यू होगा। यही आपके पास क्या है, बोथ फ्रीक्वेंसी कंडीशन है कि सबसे पहले स्पेक्ट्रा निकालने के लिए ये पता कर लो कि आपको एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में ले जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। बिल्कुल सही है कि आपके पास ये तो पहले पता करना पड़ेगा कि एनर्जी कितनी चाहिए। तो ये एनर्जी इसका बोर के अकॉर्डिंग क्या है कि एनर्जी इनके भी जितना गैप होगा ना, वही आपके पास क्या होगा जी, अपने पास कंडीशन होगी कि जितना गैप होगा उतनी एनर्जी चाहिए भाई। तो ये अपने पास पहली कंडीशन है कि बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन बोलते हैं इसको। उसके बाद दूसरा रूल अपने पास है, दूसरा रूल आपके पास है जी कंडीशन नंबर सेकंड, सिलेक्शन रूल नंबर सेकंड, सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल इंपॉर्टेंट है भाई, इसके बगैर काम नहीं चलता है। देखो अब आपको इतना तो पता चल गया कि एक्चुअली में E1 से E2 जाने में कितनी एनर्जी चाहिए, लेकिन एनर्जी पता लगाने के लिए कि M है, अब आपने एनर्जी इसको दे दी। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि एनर्जी देने के बाद भी ट्रांजिशन हो गया नहीं होगा। बोलो क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता कि साहब आपने एनर्जी भी दे दी, लेकिन क्या गारंटी है कि एनर्जी देने पर इसका यहां से यहां ट्रांजिशन होगा। तो ये क्वेश्चन बनता, पहले ये पता लगाओ कि कैसे पता लगाएं कि एनर्जी देने पर ट्रांजिशन होगा या नहीं होगा। तो सिलेक्शन रूल एक ऐसे रूल होते हैं जो ये डिफाइन करते हैं कि दो एनर्जी लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन होंगे या नहीं होंगे भाई। क्या बोला मैंने कि अपने पास अपन इसके बारे में लिख सकते हैं, सिलेक्शन रूल्स आर द रूल्स, लिखिए शाबाश, सिलेक्शन रूल्स आर द रूल्स दैट एक्सप्लेन द if transition is takes place or not, if transition is takes place or not between two energy levels, आई बात समझ में। अब देखो सिलेक्शन रूल भी दो तरह के होते हैं, सिलेक्शन रूल भी अपने पास टू टाइप्स के होते हैं भाई, समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला हमारे पास होता है ग्रॉस ओवर सिलेक्शन रूल, ग्रॉस ओवर सिलेक्शन रूल, ठीक है। एक तो ये होता है अपने पास, दूसरा हमारे पास होता है स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल, स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल। अब इनका मतलब समझिए, यानी ग्रॉस ओवर सिलेक्शन रूल हमेशा थ्योरेटिकल चीज बताता है, थ्योरेटिकल है ये थ्योरेटिकल बताता है कि सिलेक्शन यानी ट्रांजिशंस अलाउड होंगे या नहीं होंगे। जैसे हमारे पास कहता है कि फॉर एग्जांपल एक रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी आपने पढ़ा होगा जी, तो अपने पास रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी केवल वही मॉलिक्यूल्स हो करेंगी जिनके पास परमानेंट डायपोल मूवमेंट होगा। अब डायपोल मूवमेंट की वीडियो आप देखेंगे अपने पास कि डायपोल मूवमेंट होता क्या है, उसको कैसे पढ़ते हैं, वो सारी बात अलग है जी। तो थ्योरेटिकल इसने बताया कि केवल वही मॉलिक्यूल रोटेशनल स्पेक्ट्रा दिखाएंगे जिनके अंदर परमानेंट डायपोल मूवमेंट होगा। तो ये थ्योरेटिकल बताता है। ये अपने पास क्या है जी, ये अपने पास क्वांटम मैकेनिकली डेराइव्ड रूल है अपने पास है जी। इसको बोलें तो इट इज ए क्वांटम मैकेनिकली डेराइव्ड रूल है, क्वांटम मैकेनिकली डेराइव्ड रूल है जी, यानी कि क्वांटम के द्वारा अपने पास डेराइव किया गया था, ये अपने पास रूल होता है जी। तो दो रूल अपने पास, जैसे आपने सुना होगा स्पिन सिलेक्शन रूल, तो स्पिन सिलेक्शन रूल के अंदर अपने पास डेल एस का मान अपने पास क्या होना चाहिए भाई, 0 होना चाहिए अपने पास। इस तरह से आपने पढ़ा होगा, तो जितनी बातें अपने सीख सकते हैं। तो सिलेक्शन रूल दो होते हैं, ग्रॉस ओवर सिलेक्शन रूल, स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल। वो थ्योरेटिकल चीजें बताता है, ये अपने पास कौन सा बताता है भाई, क्वांटम मैकेनिकली। तो ये अपने पास मैथमेटिकली प्रूव करता है चीजों को, ठीक है। ये अपने पास होते हैं। तो सिलेक्शन रूल्स आपको पता चला कि ट्रांजिशंस होंगे या नहीं होंगे,
इनको कौन बताएगा जी? सिलेक्शन रूल एक्सप्लेन करता है। अब आपको अगर इसकी भी वीडियो चाहिए कि क्रॉस ओवर सिलेक्शन रूल कैसे एक्सप्लेन करते हैं, स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल क्या होते हैं, कैसे चीजों को डेराइव करते हैं, तो आप मुझे कमेंट में वीडियो में बता देंगे। मैं इनकी भी एक वीडियो बना दूंगी स्पेसिफिक रूप से कि एक्चुअली में ये होते क्या है, बिल्कुल पोस्टमार्टम कर देंगे भाई। आप लोगों को किसी भी चीज से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जहां कॉन्सेप्ट आपको वीक लगे वहां वीडियो के कमेंट में बोलिए, मैं उसी टॉपिक पे एक स्पेसिफिक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा जी, ठीक है। बट आपको बोलना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा अपने पास कंडीशन कौन सी थी? तीसरी कंडीशन आपके पास है जी पॉपुलेशन रेशियो। पॉपुलेशन, तीसरी कंडीशन क्या बोला मैंने? पॉपुलेशन रेशियो। पॉपुलेशन रेशियो, इसकी बात अपने को करनी है जी। चलिए, पॉपुलेशन रेशियो में ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, पॉपुलेशन का मतलब जनसंख्या, आप अच्छे से जानते हो। जैसे मैं इधर बात करने की कोशिश करूं कि देखिए भाई, ये अपने पास ग्राउंड स्टेट, ये एक्साइटेड स्टेट, E1 आपके पास E2। अब देखिए, पॉपुलेशन का मतलब है कि ग्राउंड स्टेट में जहां पर एनर्जी दे रहे हो वहां कितने पॉपुलेशन है मेटल्स की या एटम्स की या मॉलिक्यूल्स की, जिसका अपन स्पेक्ट्रा निकालना है। आप जरा सोचो, अगर एनर्जी भी मिल जाए, आपके पास अपने पास सिलेक्शन रूल से पता भी चल जाए कि ट्रांजिशन होगा कि नहीं होगा, और मैं कह दूं यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में कुछ भी नहीं है, यानी एक भी एटम, एक भी मॉलिक्यूल नहीं है, तो बताइए ट्रांजिशन किसका होगा? नहीं होगा कि नहीं होगा? अपने पास होगा कि नहीं होगा? बताइए, नहीं हो सकता ना। तो आप खुद सोच सकते हैं कि ट्रांजिशंस किस पे डिपेंड करते हैं? पॉपुलेशन पे, कि यहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है। तो बताओ, इंपॉर्टेंट है कि नहीं? एक स्पेक्ट्रा निकालने के लिए यहाँ पे कितना है, ग्राउंड स्टेट में कितनी प्रेजेंट है, उस बात पे भी डिपेंड करता है जी। तो इसको अपन पॉपुलेशन रेशियो बोलते हैं, और इसको आप कहते हैं कि हायर द एनर्जी गैप। अब देखो, जितना ज्यादा एनर्जी गैप होगा उतना ही ज्यादा ग्राउंड स्टेट में पॉपुलेशन मिलेगी, क्योंकि उतनी कम ट्रांजिशन होगा। एनर्जी ज्यादा लगेगी तो ट्रांजिशन कम होगा, ट्रांजिशन कम होगा तो उतना ही पॉपुलेशन ग्राउंड स्टेट में मिलेगा जी। बात सही है कि नहीं? तो इसी तरह से अब इसको एक बोल्ट्जमान फॉर्मूला होता है, जिसको इससे पॉपुलेशन रेशियो को एक बोल्ट्जमान फॉर्मूले से निकाला जाता है जी। देखो कैसे, वो फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या फॉर्मूला होता है जी? देखिए, इट इज डिटरमाइंड बाय ए बोल्ट्जमान फॉर्मूला। बोल्ट्जमान फॉर्मूले से आप इसको निकाला जाता है जी। बोल्ट्जमान फॉर्मूला क्या होता है उसका आप समझिए। देखिए, पॉपुलेशन है नंबर ऑफ Ni, कितने हैं उसको अपने पास जाने। देखिए, Gi अपने पास इनटू e की पावर माइनस EI अपॉन KT। ये आपके पास एक बोल्ट्जमान फॉर्मूला है जिसके थ्रू अपन निकालते हैं। अब देखो, यहां पर सारी बात सीखिए। हेयर Ni क्या है? Ni क्या है जी? पॉपुलेशन ऑफ ith लेवल। पॉपुलेशन ऑफ ith लेवल, यानी ith लेवल में ऐसे 1 2 3 4 ग्राउंड स्टेट, ith लेवल में कितनी पॉपुलेशन है। उसके बाद क्या बता? Gi अपने पास क्या है? डिजनरेशन ऑफ ith लेवल, जनरेशन ऑफ ith लेवल। ith लेवल की डिजनरेशन कितनी है जी? उसके बाद EI क्या है? एनर्जी लेवल्स ऑफ ith लेवल, ठीक है। EI आपके पास क्या है? एनर्जी लेवल्स ऑफ ith लेवल। ये आपके पास है जी, जिससे अपन किसी भी ग्राउंड स्टेट की पॉपुलेशन निकाल सकते हैं कि कितना है कितना नहीं है। तो ये सारी बात थी अपने पास रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी को क्यों पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी को कैसे पढ़ते हैं, सारी बातें पढ़नी बिल्कुल जीरो से लेकर बिल्कुल अपने पास हायर लेवल तक। चाहे कैसा भी कंपटीशन का क्वेश्चन कीजिए, CSIR नेट, जो अपने पास नीट, कि कैसे भी क्वेश्चंस आप कीजिए, सारे क्वेश्चंस
के सॉल्यूशंस अपनी वीडियो में मिलेंगी। तो आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं कि सब बच्चों को समझ में आया होगा। आपने नोट्स भी बनाए होंगे, तो इन नोट्सों को पढ़ना। अब आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि अगले कौन सा चैप्टर आपके पास शुरू करना है। कल से अपना सिलेबस की चर्चा करेंगे, सिलेबस मेंशन करेंगे। यहाँ पे 4 यूनिट है फर्स्ट सेमेस्टर में, और उन 4 यूनिट में से आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि कौन सी यूनिट आपको पहले पढ़नी है, ताकि अपन उसको शुरू कर पाए और सिलेबस का श्री गणेश करेंगे जी। तो इतनी सारी बातें मैंने पढ़ाई, इसको पढ़ के अब आप स्पेक्ट्रोस्कोपी के चैप्टर पे आओगे तो आई थिंक आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा जी। अदरवाइज सीधे चैप्टर पे आते तो बहुत सारी चीजें होती कि ये क्या होता है, ये कहाँ से आ गया, लेकिन अब आपके सामने कोई डाउट नहीं रहेंगे। आप इजी वे में हर चैप्टर को पढ़ पाएंगे जी। और आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं चलते चलते कि इस वीडियो को जितने लोगों को आप शेयर कर सके कीजिए, ताकि उन बच्चों का भला हो सके जो कोचिंग नहीं जा सकते, कॉलेज जाने में प्रॉब्लम होती है, तो आप वो घर पे बैठ के इन चीजों को डिक्टेट करें, पढ़े अच्छे से और उनका भला हो सके भाई। तो एक्सपेक्ट करता हूँ आप सारे लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को, अपने जितने भी जानकार हैं उनको शेयर करेंगे। इसी के साथ अपनी इस लेक्चर को विराम देते हैं। थैंक यू सो वेरी मच।